कभी कभी हमारा सोल वीक होता है। मैं पेपर दे रहा था सर, मुझे आज अभी भी याद है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, वो एक कहते हैं फ्लाइट और फाइट मोड, उसमें मेरा दिमाग चला गया था। तो मेरा हाथ पैनिक कर रहे थे, कांप रहे थे। मैं पानी की बोतल थी आधी ख़त्म कर दी मैंने। मैं 1-2 बार उठ के वॉशरूम गया पेपर के बीच में। पेपर जब ख़त्म हुआ मेरे साइड वाला बोलता है कि आपके लास्ट के हाफ एन आवर में हाथ बहुत कांप रहे थे। मैंने बोला मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि कभी भी मैं ऐसे इन्वायरमेंट में टेस्ट ही नहीं हुआ था। और तब मैंने जब सर को ये बताया तो उन्होंने कहा अपना सोल वीक रहता है। तो अब एक चीज़ होती है कि यदि आपका सोल वीक और आपको वो चीज़ पता नहीं रहती जनरली अनटिल अनलेस यू टेस्ट योरसेल्फ इन दैट एनवायरनमेंट, तो मुझे ऐसा लगता था मैं अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ, बट मुझे लगता था गिव अप नहीं करना है। कोई टेस्ट बेकार गया ठीक है, मैं गिव अप नहीं करूँगा। मैं उसका पूरा एनालिसिस करता था, जो एनालिसिस वीडियो आप लोग डालते हैं, वो एनालिसिस वीडियो तक देख के कॉपी मैंने मेनटेन करके रखी थी। तो मैं 5-6 पॉइंट्स बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो गलतियाँ मैंने करी और जो मैं अभी इस साल ड्रॉप लेकर भी तैयारी जो करने वाला था, जो मैं अभी हॉल्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे मिल गया, तो मैं इस बार वो रिपीट नहीं करी सर, 1 हफ्ते में नहीं करी। पहली चीज़ तो ये कि आपको कम नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप ये सोचो कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, आप इंटेलिजेंट हो, तो आपको ये भी सोचना है काफ़ी ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो 7-7, 8-8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो आपकी रैंक अपने आप पीछे होगी। खुद पे बिलीफ रखना है आपको कि मैं कर सकता हूँ, गिव अप नहीं करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटेड जी। आज हमारे साथ हैं अमय पुरोहित, और अमय ने एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया है। इसका नाम है IIIT हैदराबाद। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अमय फॉर दिस। थैंक यू सर। दिस इज इंडिया वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एमटेक। और अमय की पूरी स्टोरी से हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट को एक गेट एग्जाम के बाद भी प्रिपरेशन में लगे रहें तो एक अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड गेट रैंक उनके पास थी, बट उन्होंने प्रिपरेशन जारी रखी और उसके बाद उन्होंने IIIT हैदराबाद का रिटन एग्ज़ाम दिया और काफ़ी अच्छी रैंक के साथ उन्होंने वहाँ पर उनका सिलेक्शन हुआ। तो चलिए जानते हैं अमय से। तो अमय, पहले तो फिर से आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। और क्या आपकी गेट रैंक थी, फिर आपने IIIT के हैदराबाद की तैयारी किस तरीके से करी? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो IIIT हैदराबाद की तैयारी करते हैं और उनको एक अगर अच्छा गाइडेंस मिल जाए तो उनकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सकती है और सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। बताइए भाई। सर मेरी गेट रैंक 4135 थी और मेरा गेट स्कोर 568, और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टनिंग थी, क्योंकि मैंने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत करी थी और साल भर टेस्ट दिए, एनालिसिस दिया, बुकलेट पूरी लगाई एंड कंसिस्टेंटली टेस्ट में स्कोर भी अच्छा आ रहा था। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका वन बैड डे हो जाता है, तो वो एक पॉइंट रहता है कि आपका जब बैड डे आए उसके बाद भी आपको खुद के ऊपर हार नहीं माननी है, खुद को आपको नीचे नहीं रखना है। आपके मन में आपके लिए जो आपको अपने एफर्ट्स के हिसाब से खुद को तोड़ना है, आउटकम के हिसाब से नहीं, क्योंकि आउटकम हमारे हाथ में रहते नहीं है। उस पॉइंट पे सर काफ़ी डिप्रेसिंग हो गया था वो जब रिजल्ट आया, एंड कई ऐसे मोमेंट्स आए मेरे साथ में कि रात को मैं सो रहा हूँ एकदम एंजाइटी के साथ नींद खुलती थी। बट मुश्किल था, ऐसा कहते हैं स्कार्स थे काफ़ी, बट उन स्कार्स के साथ, चोट के साथ भी मेरे सामने, मैं मैम के पास गया, मैम ने कहा कि बार की एग्ज़ाम और IIIT हैदराबाद, तो तुमने साल भर तैयारी करी है, एक बुरा दिन गया लेकिन ये 2 एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं तुम्हारा होगा। एवेंचुअली वो रिजल्ट पे ऑफ किया, तो वो पूरी साल भर की मेहनत थी जिसके कारण यहाँ पर हुआ। ओके, आपने इसके अलावा और कहीं अप्लाई नहीं किया था? नहीं, IIIT नहीं हैदराबाद एंड बार, ओनली 2? यस सर। और इसके अलावा मेरा ऐसा था कि यदि इन 2 जगह पे कहीं पे नहीं होगा तो मैं ड्रॉप लेकर तैयारी करना भी स्टार्ट कर दूंगा। मतलब मुझे ऐसा सुनाई में आया कि आपने तैयारी शुरू भी कर दी थी यहाँ तक। हाँ सर, एक्चुअली IIIT हैदराबाद की एग्ज़ाम में भी मेरी 159 रैंक आई। ओके। और लास्ट ईयर क्लोजिंग 151 पे गई थी राउंड 3 में। तो राउंड 1 में जब मुझे मेरी रैंक पता पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, वट एवर गॉड्स प्लान, जो भी उनकी मर्जी, मैंने एफर्ट्स दिए थे। एंड इसमें एप्टीट्यूड सेक्शन काफ़ी ज़्यादा अनकन्वेंशनल आया था इस बार। टेक्निकल तो मैंने जो साल भर प्रिपेयर किया उसके कारण 50 में से मेरे 41 क्वेश्चन टेक्निकल में बन गए थे, बट एप्टीट्यूड में 40 में से 24 ही हुए थे। तो ओवरऑल मेरा जो स्कोर आया था उस पर 159 रैंक थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद ना मिले। तो मैंने कहा कि अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और एंड फिर से तैयारी करते हैं, हो सकता है। और मैंने इस एग्जाम से पहले भी भगवान को कहा था कि श्री कृष्ण जो भी रिजल्ट है आपको समर्पित। बिल्कुल, मैंने आपका लिंक्डइन पोस्ट भी पढ़ा, आप लोग भी लिंक्डइन पोस्ट समय का बिल्कुल देखें, उन्होंने बिल्कुल डिस्क्राइब करा है, अपने पूरे रिजल्ट को रिटेट करा है। और हमें आपने फिर प्रिपरेशन बेसिकली और गेट की तैयारी की बात की जाए तो आपने गेट की तैयारी कब स्टार्ट करी थी, और कुछ डिस्ट्रैक्शन वगैरह भी आए थे या फिर कंटिन्यू आपने करी? बिल्कुल सर एक्चुअली गेट की तैयारी मैंने 2 बार स्टार्ट करी है। एक बार जब स्टार्ट करी थी फिर मैंने बीच में ही रोक दी थी उसे। ये मेरे 3rd ईयर की बात है। 3rd ईयर में जब
एक्चुअली शायद सेकेंड फोर्थ सेम करीब की बात हो गई है। तो तब मैंने गेट 2023 के लिए प्रिपेयर करने का प्लान बनाया था। मैंने गेट एट झील पे ऑनलाइन लिया भी एंड शुरू में 2 महीने मैंने उसमें कोर्स भी अटेंड किया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स किया एंड सी प्रोग्रामिंग किया। उसके बाद में कॉलेज का समर ब्रेक लगा था हमारे, और समर ब्रेक के जस्ट बाद में इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आने लगी थी। अब उस दौरान थोड़ा बैकलॉग इकट्ठा हुआ एंड मैं ऑनलाइन स्टूडेंट था, यहाँ एकदम किसी के साथ टच में नहीं था। तो उस पॉइंट पे मेरे को डाउट होने लग गया कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो मैंने खुद में रुका, मैंने सोचा, मैंने और सीनियर से बात करी, मैं अब विडम्बना की स्थिति में आ गया कि अब क्या करना चाहिए। तो मैंने फिर गेट की प्रिपरेशन साइड में करके इंटर्नशिप का स्टार्ट किया। नवंबर तक इंटर्नशिप का चला, बट 2 कंपनीज आई इंटर्नशिप में, एक में मेरा हुआ नहीं और एक में ओए में शायद उन्होंने अलाउ ही नहीं किया था हम लोगों को, क्योंकि उसमें ऐसा था उनका कि जेई में जो ड्रॉप ले चुके हैं उनको नहीं अलाउ करेंगे। तो वो एक सेटबैक हुआ। बाय नवंबर मुझे ये सोचना था कि आगे मैं प्लेसमेंट के साथ जाऊं या गेट के साथ, बट मेरा फिक्स था जो एक पकड़ूंगा उसी पे चलूंगा। प्लेसमेंट के बाद, इंटर्नशिप के वो सीजन के बाद कि ठीक है। ब्रेक में आप कौन सा कॉलेज से, आपका बीटेक? मैं आईआईटी डीएवीवी से हूँ, आईआईटी डीएवीवी कंप्यूटर साइंस जी। तो उसमें मेरे 96.1 परसेंटाइल आए थे उस टाइम मीन्स में, तो उसके बाद यहाँ गया था। तो उस पॉइंट पे मेरे सामने 2 चॉइसेस थी एंड मैं मेरे कॉलेज के एचओडी के पास गया और मैंने उनको बताया कि सर मेरा एम ऐसा है कि मुझे किसी इनोवेशन के साथ में जाना है, रिसर्च इनोवेशन में, एंड मुझे नहीं पता कि कंपनी में वर्क एक्स के थ्रू वो मौका मिलेगा गेट। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया गेट इज़ द राइट पाथ फॉर यू। उस पॉइंट पे मैंने डिसाइड कर लिया था, एक बार भटक चुका हूँ, अब आगे नहीं। तो गेट की प्रिपरेशन मैंने दोबारा से फिर दिसंबर में कॉलेज एग्जाम्स खत्म हुई, जनवरी से स्टार्ट करी एंड 1 मंथ में मैंने यूट्यूब पे फ्री के जो क्रैश कोर्स रहते हैं वहाँ से पढ़ा था। तो 8664 रैंक आई थी मेरी उस टाइम। तो मुझे लगा कि 1 महीने की नॉट सो सीरियस प्रेप में जब इतनी रैंक आ सकती है तो 1 साल पूरा देते हैं एंड नो डिस्ट्रैक्शंस। तो मैंने फिर गेटेड झील में इस बार लिया, लेकिन ऑफलाइन लिया। तो पहले आपने ऑनलाइन तैयारी स्टार्ट करी थी, लेकिन इंटर्नशिप के कारण प्रिपरेशन ब्रेक हो गई थी, फिर उन्होंने पाथ को डेविएट हुए, तो दोबारा फिर आपने प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करी गेटेड झील के साथ। बिल्कुल सर। तो ऑफलाइन में मुझे काफ़ी अच्छा एक पीयर ग्रुप मिला दोस्तों का, और वहाँ जो इन्वायरमेंट था तो वहाँ पे काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने भी प्लेसमेंट सीजन स्किप किए एंड हम सब बड़े तैयार थे और मैंने कंसिस्टेंटली झील में आया। बीच में ऐसा भी हुआ मैं बीमार पड़ गया या काफ़ी सेटबैक्स आए, बट मेरा एम ये था कि ठीक है जो भी सेटबैक्स आए मेरे पास अभी टाइम है तो मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट करूँगा क्वालिटी से। तो मैंने बेसिक बुकलेट, सारे के सारे टेस्ट ये सब दिए थे और मेरे मॉक्स में भी काफ़ी अच्छा बाद में स्कोर आने लग गया था और राउंड टेस्ट भी मैंने दे रहा था, एनालिसिस कर रहा था। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी प्रिपरेशन में कमी नहीं है, बट कहीं ना कहीं शायद आपकी पर्सनैलिटी में कमी है या आप उतने ज़्यादा टेस्टेड नहीं हो। इसे मशीन लर्निंग की एक चीज़ होती है सर, अंडर फिटिंग। तो ऐसा कहते हैं कि आपने एक सिनेरियो, उतने ज़्यादा आपने डाइवर्स सिचुएशन के लिए खुद को ट्रेन नहीं किया, एक सिनेरियो के लिए किया कि इजी पेपर आएगा तो आप अंडर 300 ले आओगे, बट वो उस टाइम बाउंसर आई शिफ्ट 2 में। बिल्कुल सर। तो वो उस टाइम बाउंसर आई एंड मैं मॉक्स में 65 में से 60 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करता था। उस पॉइंट पे मेरे आधा घंटा बचा था पेपर का एंड मेरे 45 क्वेश्चन ही हुए थे। तो मुझे ऐसा था एटलीस्ट मैं 10 और करूँ। तो मैं पिच के हिसाब से नहीं खेला, जो हम क्रिकेट में कहते हैं, सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेला, मैं अपने प्रीसेट माइंडसेट के साथ गया कि मैं इतने कर रहा था तो मुझे आज हाँ एटलीस्ट 55 तो करना ही। तो मैं एटलीस्ट 55 करने की जगह जो 10 क्वेश्चन और करने गया उसमें से मेरे 7 या 8 2 मार्क के गलत चले गए। वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा मेरा जब स्कोर आंसर की मैंने मैच करी तो मैं काफ़ी शॉक था और मैंने देखा मैंने ऐसी सिली मिस्टेक करी जो मैंने कभी नहीं करी, थ्रू आउट माई प्रिपरेशन कभी नहीं करी। और फिर रैंक आई तो मैं काफ़ी डिसहार्टेंड था, मुझे समझ नहीं आ रहा था अब आगे क्या, और काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी भी फील, वो लो फेस फील किया। बट एक बात थी कि खुद पे भरोसा नहीं किया एंड टीचर्स का साथ नहीं छोड़ा। मैं यहाँ बसंत सर के पास आया। मैं देखता हूँ हमें हमेशा रिजल्ट के साथ पहले भी बाद में भी हमेशा जुड़े रहे और बसंत सर हमारे हैं जिनके कारण एक स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट हमें को मिला। जी सर। है ना, बिल्कुल। और हमें मैं जानना चाहूँगा कुछ बेसिक चीज़ें झील के रिगार्डिंग भी, कि आपने अगर जब ऑफलाइन क्लासेस प्रिपेयर करी थी तो झील में आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बच्चों को नॉलेज रहता है कि रिवीजन कैसे करा जाए, कई बार पैरेलली पढ़ाई करनी पड़ती तो उसको कैसे मैनेज करा जाए, या फिर कॉलेज के साथ में भी आपने तैयारी करी थी तो कॉलेज के साथ गेट की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करा? कॉलेज के साथ सर ऑनेस्टली हर्डल्स तो आते हैं। तो जो चीज़ें मुझे लर्निंग्स मिली, जो गलतियाँ मैंने करी, मैं नहीं चाहूँगा कि वो मेरे जूनियर्स करें या कोई और करे। तो कॉलेज के साथ में यदि आप सोचें कि आप एक फेस आता है ऐसा जहाँ आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है 7 सेमेस्टर में,
तो उसके पहले जो आपका अभी का समय है आप उसमें कोशिश कर लीजिए कि आप जितना कवर अप कर सकते हैं आप कर लें। आप एडिशनल छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हो गए जैसे कि कंपाइलर डिज़ाइन हो गया या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हो गए, वो आप पहले से स्टार्ट करके अभी कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि जब कॉलेज के एंड सेम्स एग्जाम आएंगी, जब आपको प्रोजेक्ट का काम होगा, तब आपके पास में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिविएटेड हो जाएंगी। कई बच्चे प्लेसमेंट्स भी बैठते हैं, और मैं ये मेरी पर्सनल थी कि मैंने स्किप किया। मैं रिकमेंड तो करता हूँ बट सबकी पर्सनल चॉइस है इन दी एंड सर वो। तो आप पहले ही अपना पोर्शन एडिशनल आप बिफोर टाइम चलिए थोड़ा, अच्छा, ताकि आप स्टॉल भी आए तो आपका बहुत मिस ना हो। जैसे इस बार मेरा सिलेबस 25 जनवरी को ख़त्म हुआ, अच्छा, क्योंकि स्टॉल्स आए थे काफ़ी। लेकिन जनरली हमारा सिलेबस गेट की हम तैयारी कर रहे थे, नवंबर तक कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सर, उसके बाद आपने कुछ आपके जो स्टॉल्स थे जो पीछे सब्जेक्ट बैकलॉग में थे, आप लोग कवर करने में आपको बिल्कुल सर, काफ़ी टाइम लगा। तो मैं सिर्फ 2 मॉक्स दे पाया था, तो जो मैंने अंडर फिटिंग एग्जाम्पल दिया। करेक्ट, जो मॉक हमारे यहाँ करीबन 14 मॉक्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं, यस सर, उसमें से आपसे 2 मॉक्स दे पाए थे, एंड 2 मॉक्स में अच्छा स्कोर आया था, तो मैं कॉन्फिडेंट था इस टाइप का पेपर आया तो मैं बहुत बढ़िया करके रहूँगा। अच्छा, मॉक में भी अपने पास 2 साल की टेस्ट सीरीज देते हैं हम लोग, प्रोवाइड करते हैं, जी सर। 25 की, एक 26 की, जो 2 प्रीवियस ईयर की। तो आपने क्या सारे टेस्ट अटेम्प्ट करे थे या फिर वहाँ पे भी कुछ छूट गए थे टेस्ट? राउंड टेस्ट और इनमें सर करंट ईयर का तो पूरा फॉलो किया था। प्रीवियस ईयर का कुछ? प्रीवियस ईयर के कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के दिए थे, सबके नहीं दे पाया था। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे, मुझे ध्यान है अभी तक कि शायद अगस्त तक मेरी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक थी बिल्कुल, कि मैं 2 साल के दे रहा था डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट तक। उसके बाद COA DBMS के टाइम पे बारिश सीजन में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी, तो 15-20 दिन का वहाँ पे काफ़ी गैप आ गया था, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। और उसके बाद में कॉलेज के फिर प्रोजेक्ट्स का काम स्टार्ट हो गया था, तो वो एक फेज़ पूरा ऐसा चला था कि काफ़ी ज़्यादा मैं डेविएट हो चुका था। करेक्ट। तो आप हमें कि ये जो सेटबैक्स थे इससे आप क्या सीख सकते हैं? तो हमें ये बता रहे हैं कि आप अपनी तैयारी थोड़ी सी अहेड पहले से आप रखें, आप वेट ना करें आगे अपन कर लेंगे, एक चीज़ आगे हम पढ़ लेंगे, हम आगे मैथ्स कर लेंगे। मैथ्स एप्टीट्यूड तो हमारा बहुत अच्छा है, जनरली बच्चों को लगता है हम पढ़ा हुआ है मैथ्स, तो एप्टीट्यूड हम प्लेसमेंट की तैयारी करी है तो टेक्निकल पार्ट, एप्टीट्यूड पार्ट बहुत अच्छा है, तो बाद में देख लेंगे। बट कहीं ना कहीं वो बाद में हम जब देखते हैं तो उसमें भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो टाइम अगर पहले सेव कर सकें अपन तो काफ़ी अच्छा होगा। इस पर हमें सजेशंस, आज आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मार लीजिए। एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब एक कदम आगे भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग एक रिकॉर्डेड कोर्स ही प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट चाहे तो रिकॉर्डेड कोर्स को बहुत बेनिफिशियली तरीके से यूज़ कर सकता है। किस तरीके से? एक तो रिवीजन करने के लिए वो बेस्ट चीज़ है, अगर आपकी एग्जाम्स वगैरह आती है, बैकलॉग छूट जाते हैं लेक्चर, तो वो, और अगर पहले से ही बच्चा पढ़ के रखना चाहे तो वो रिवीजन वाला पोर्शन या फिर अहेड स्टडीज जो हमें बोल रहे हैं वो अपन पहले से पढ़ के रख सकते हैं, ताकि जब आगे में हम कवर कराएं तो अपने को समझ भी ज़्यादा अच्छे आता है अगर हम पहले तैयारी करके रखें, और वो चीज़ हेल्प करती है। बैकअप आपके पास एक रहता है, बैकअप भी बहुत अच्छा, जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी सिलेबस कवर होता है, आप जल्दी से बिल्कुल टेस्ट सीरीज तरफ आगे बढ़ते हैं, पूरे अपनी किट तैयार करके अपन मैदान में उतर जाते हैं कि अब आने दो बॉल को बस अब। अच्छा, हमें जैसा आपने बताया कि आपके कुछ डीमोटिवेशंस भी हुए थे, तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़, जैसे डीमोटिवेशन तो आते हैं, बट विच थिंग मोटिवेट यू टूवर्ड द स्टडीज़? सर मेरा ऐसा था कि मेरा सेल्फ बिलीफ बहुत स्ट्रांग है हमेशा से, तो मेरे को कहीं ना कहीं आइडिया है कि पोटेंशियल का, तो मुझे ऐसा लगता था मैं अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ, बट मुझे रहा था गिव अप नहीं करना है। कोई टेस्ट बेकार गया ठीक है, मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं उसका पूरा एनालिसिस करता था। जो एनालिसिस वीडियो आप लोग डालते हैं, वो एनालिसिस वीडियो तक देख के कॉपी मैंने मेंटेन करके रखी थी। तो उस चीज़ को काफ़ी सिंसियरली फॉलो किया कि चलो ठीक है, मेरा बुरा भी गया तो यहाँ से मैं क्या लर्निंग्स उठा सकता हूँ। और गेट के एग्ज़ाम के बाद भी मेरी एक चीज़ है कि सर करेज वाली बात है, तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि वो पलट के नहीं देखना चाहते कि बुरा हुआ तो भूल जाओ। मैंने लिटरली मेरा वो सेट 2 का पेपर भी एनालिसिस किया था गेट का। अच्छा, पेपर एग्जाम देने के बाद जब बिगड़ा, 90% स्टूडेंट, 99% में स्टूडेंट को श्योरिटी रखता हूँ कि एक बार एग्जाम देने के बाद कोई नहीं मुझे चेक करते हैं कि ऑप्शन ए हमारा था और इधर आंसर की क्या मैच कर रही, बस वो आंसर की मैच करते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। ये थोड़ा सा मुझे पहली बार अभी सुनने को मिला है स्टूडेंट में, इतने इंटरव्यू मैंने लिए कि उन्होंने एग्जाम देने के बाद उस पेपर को एनालाइज करा, और उससे मुझे ये पता पड़ा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। तो मुझे ये समझ में प्रिपरेशन वाइज ज़्यादा कमी नहीं है, एंड कहीं ना कहीं वो टेम्परामेंट की फॉल्ट है, जो एग्जाम टेम्परामेंट आपका होना चाहिए। और वो 3 आवर्स के टेस्ट में, जैसे मैंने कहा कि मैंने 2 ही दिए थे, बाकी राउंड टेस्ट 2 आवर्स के होते हैं, तो 3 आवर्स की वो सेटिंग और वो टेम्परामेंट, लास्ट के हाफ एन आवर में ही सीन बिगड़ा था। तो वो 3 आवर की ना तो सेटिंग की मुझे हैबिट थी, ना उस 3 आवर्स में टेस्ट देने का टेम्परामेंट था। फर्स्ट 2 आवर्स तो सही थे। तो उसके बाद जब मैं यहाँ आया था बसंत सर के पास और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा प्रिपरेशन तो देखो तुमने बहुत अच्छी करी है, कभी कभी हमारा सोल वीक होता है। मैं पेपर दे रहा था सर, मुझे आज अभी भी याद है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था,
वो एक कहते हैं फ्लाइट और फाइट मोड, उसमें मेरा दिमाग चला गया था। तो मेरा हाथ पैनिक कर रहे थे, कांप रहे थे। मैं पानी की बोतल थी आधी ख़त्म कर दी मैंने, मैं 1-2 बार उठ के वॉशरूम गया पेपर के बीच में। पेपर जब ख़त्म हुआ मेरे साइड वाला बोलता है कि आपके लास्ट के हाफ एन आवर में हाथ बहुत कांप रहे थे। मैंने बोला मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि कभी भी मैं ऐसे इन्वायरमेंट में टेस्ट ही नहीं हुआ था। और तब मैंने जब सर को ये बताया तो उन्होंने कहा अपना सोल वीक रहता है। तो अब एक चीज़ होती है कि यदि आपका सोल वीक और आपको वो चीज़ पता नहीं रहती जनरली अनटिल अनलेस यू टेस्ट योरसेल्फ इन दैट एनवायरनमेंट। तो मैं 2 चीज़ें सर बिल्कुल एडवाइस करना चाहूँगा। एक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए, जल्दी सिलेबस कंप्लीट कीजिए, थोड़ा बिफोर टाइम चलिए ताकि आपके पास बाद में बैकअप रहे कि आप कवर अप करने में आप बहुत ज़्यादा लेट ना हो। एंड सेकेंड चीज़, आप कोशिश कीजिए कि आपका सिलेबस अक्टूबर या नवंबर तक ख़त्म हो जाए। एंड अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म करने के बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए 3 आवर्स के, पूरी कंप्लीट सीरियस सेटिंग लगा के। एंड आप जितना खुद को टेस्ट करेंगे आपको आपकी वीकनेस तब पता पड़ेंगी। अभी वीकनेस पता पड़ना बेटर है रादर देन मेन एग्जाम में वो चीज़ आपके साथ हो। एंड उसके अलावा सर स्पिरिचुअलिटी का सर ने मुझे ये बताया था कि आपका यदि सोल वीक है, जैसे उसमें आइडेंटिफाई किया कि प्रिपरेशन से ज़्यादा कमी टेम्परामेंट में थी, तो आप रोज़ माला जाप कीजिए, 108 बार हरे कृष्ण हरे राम का जाप कीजिए। एंड मैंने सर वो सिंसियरली फॉलो किया। अब जो इंस्ट्रक्शंस दिए, देख रहा हूँ कि इन्होंने अपना एक पहले रिजल्ट्स को डेडिकेट करा श्री कृष्ण को, और आज एक बहुत बड़ा दिन है श्री कृष्ण के लिए। बिल्कुल। तो आज का दिन भी है अपनी निर्जला एकादशी। जी सर। तो कहीं ना कहीं आपके साथ कृष्ण जुड़े ही हुए ऐसा लग रहा है मुझे, और आपका आज ही इंटरव्यू होना था। ये भी कोइंसिडेंस कह सकते हैं, और कोई कृष्ण डिवोटी होगा तो उसको भगवान से कनेक्शन कह सकता है। बिल्कुल। तो एक तरीके से आपने अपने आप को सोल स्ट्रॉन्ग करने पे भी काफी, बिल्कुल सर, जैसे जब कहते हैं, या फिर आप मेडिटेशन करिए, या फिर आप कोई भी अदर वे अपना सकते हैं अगर आपको ये नहीं लगता। तो बस वन ऑफ द थिंग इज आप अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, माइंड को काम रखने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प। बिल्कुल सर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें मैं कहूँगा, यदि आप क्यों टाइम मिले तो एक तो मेंटल आपको स्ट्रेंथ करनी है तो आप मेडिटेशन कीजिए। आप जैसे नाम जप कर सकते हैं या आप मेडिटेशन कर सकते हैं यदि आपको उतना नहीं है। और उसके अलावा आप फिजिकल उस पर भी थोड़ा काम कीजिए। जैसे मैं सर बता रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम के बाद में मेरा 4-4.5 किलो वज़न कम हो गया था स्ट्रेस में, फरवरी के बाद। अभी रीगेन कर रहा हूँ। तो उस पॉइंट पे मेरे को एक चीज़ एहसास हुई कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका माइंड काफ़ी पॉजिटिव स्टेट में आता है। तो यहाँ पे बच्चों का रूटीन ही हो जाता है सेडेंटरी कि हम भाई 10 घंटे बैठ के पढ़ें या कुछ करें। मैं भी बहुत अच्छी उस स्टेट में तो नहीं हूँ कि मैं इसमें करूँ, बट मैंने ये चीज़ रिसेंटली एक सवा महीने से ही करी सर, कि मैंने अपने शेड्यूल में ये चीज़ करी कि हाँ यार थोड़ा टाइम रोज़ आप वर्कआउट करो, आधे घंटे 1 घंटे। तो उससे आपका माइंड जो एक पॉजिटिव, आप लेथार्जिक फील नहीं करते, स्टडी भी उससे अच्छी होती है। तो वो एक प्लस पॉइंट। बिल्कुल सर। अच्छा, बातें हैं फिर अपन ट्रिपल आईटी हैदराबाद के जो क्वेश्चंस आए थे वो किस टाइप के क्वेश्चंस थे, अगर बच्चों को पहले पता गाइडेड कर सकें आप। आपने उस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करी, आपने किन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करा, ताकि पर्टिकुलर बच्चे या कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे करेंगे तो उनको एक अच्छी हेल्पफुल गाइडेंस मिल सके। सर गेट बिगड़ने के बाद में मेरा फर्स्ट ये था कि जैसे मैम ने बोला कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद की एग्ज़ाम है उस पर करो। एंड उसके पहले बार की एग्ज़ाम आई, तो मैंने टेक्निकल रिवीजन, बार की एग्ज़ाम शायद मार्च फर्स्ट वीक में थी, तो मैंने टेक्निकल रिवीजन उस टाइम तक शुरू कर दिया था। ट्रिपल आईटी हैदराबाद की एग्ज़ाम में टेक्निकल और एप्टीट्यूड 2 सेक्शंस आते हैं। तो मेरा ये था कि बार की एग्ज़ाम के पहले जितने मैं टेक्निकल के सब्जेक्ट्स रिवाइज़ कर सकूँ मैं कर लूँ। तो मैंने नोट्स रिवाइज़ किए मैम के नोट्स फर्स्ट थिंग। ये सर, मैम के नोट्स किए। एंड नोट्स में जो क्वेश्चंस थे, कई बार ऐसा होता है कि हम वो क्वेश्चंस बस ऐसे पढ़ के आगे बढ़ा देते हैं, मैंने क्वेश्चंस को रिसॉल्व किया जो मैम के नोट्स में थे। एंड उसके बाद में बार के एग्ज़ाम में मेरा कुछ मार्क्स से रह गया रिटन टेस्ट में, बट उस टाइम भी एक और सेटबैक लगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके पास कितने भी स्कार्स हो, आप कितनी भी बुरी सिचुएशन में हो, खुद पे बिलीफ रखना कभी नहीं छोड़ना है, कभी गिव अप नहीं करना है। आपको उन स्कार्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मुश्किल है कि वो घाव के साथ आप आगे बढ़ें, बट बढ़ना पड़ेगा यदि आपको बहुत अच्छा कुछ चाहिए। एंड इन दी एंड सब अच्छा होता है यदि आप एफर्ट्स मारो, करते रहें तो कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर। एंड मुश्किल होता है क्योंकि वो स्कार्स आपके ऊपर ऑलरेडी हैं, मेंटल स्कार्स, और आप खुद की नज़रों में आप खुद को एसोसिएट कर सकते हो कि मैं 4000 रैंक वाला हूँ, बट खुद को कभी एसोसिएट मत करो, आप अपने एफर्ट से खुद को तोलो। तो पहली चीज आपने बताई कि आपने मैम के नोट्स को रिवाइज बिल्कुल करा, सर, ना सिर्फ रिवाइज करा, उसको एक बार रिसॉल्व भी करा। जी सर। इसके अलावा आपने कोई बुकलेट वगैरह जो होती है या फिर क्वेरा से बच्चे देखते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, ये कोई कुछ ऐसा एनालिसिस? सर जैसे मैंने बताया बार के एग्ज़ाम के लिए तक मैं टेक्निकल का थोड़ा पोर्शन रिवाइज कर चुका था। अब बार के एग्ज़ाम के सवा महीने बाद जो थी ट्रिपल आईटी की थी, तो अब मेरा था कि मैंने ठीक है टेक्निकल को टच कर लिया है, बट अब मुझे एप्टीट्यूड पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मुझे पहले लगता था मेरा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है,
क्योंकि मैंने बचपन में काफ़ी ओलंपियाड्स वगैरह दिए हैं, उनमें काफ़ी अच्छी रैंक आई है। ओके, तो मैंने एक अपनी ईगो को साइड में लगाया, मैंने बोला देखूंगा एप्टीट्यूड। फिर देखना है। तो मैंने बसंत सर के सारे लेक्चर्स देखे 2x पे, जो एप्टीट्यूड के हैं, एंड वो क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करे। जील की बेसिक बुकलेट पूरी सॉल्व करी एप्टीट्यूड की। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स मैंने इंडिया बिक्स से सॉल्व करे, टाइमर, और मैं टाइम लिमिट में कर रहा था क्योंकि इस बार गेट शिफ्ट में टाइम का भी प्रेशर आया था सर, कि लेंदी पेपर आया था। तो मेरा ऐसा था कि अब टाइम पर भी काम करना है, टाइम बाउंडेड मैंने प्रैक्टिस करी एप्टीट्यूड की। एंड देन लास्ट जब 8-10 दिन बचे थे तो मैंने फिर से टेक्निकल का रिवीजन स्टार्ट कर दिया एंड उसे कंप्लीट किया। एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल के एंड 40 क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड के। एंड एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कभी 100 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 90 क्वेश्चंस आते हैं। पास्ट 2 ईयर से 90 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 40 + 50। एंड 40 क्वेश्चंस इस बार जो एप्टीट्यूड के आए, मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँगा सर, मैंने भले ही लेक्चर्स देखे, बुकलेट लगाई, बट उस पोर्शन में से बहुत कम पूछा उन्होंने, इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गए वो लोग। अच्छा, ट्रिपल IIT हैदराबाद अपने आप में एक ऐसा पेपर सेट करता है ना, तो रिजल्ट वगैरह शो करता है, बहुत सारी चीज़ें हाइड रखता है एक, और पेपर का प्रिडिक्टेबिलिटी भी, हार्डनेस भी कई बार वेरी करती है। आप अपने एंड से बस तैयारी कर सकते हैं, दैट्स ऑल, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा। तो मैंने क्वांट्स जो पढ़कर गया था, जिसका मेजर पोर्शन आता था, क्वांट से एक क्वेश्चन नहीं था। कुछ क्वेश्चन है जिनके हमेशा क्वेश्चन आएंगे, दैट्स फॉर श्योर। एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, एक है डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पोर्शन। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन आपको करना है। क्वांट्स के कुछ टॉपिक हो गए, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, ये आए ना आए इनकी गारंटी नहीं है, ये वेरिएबल है। बट एक चीज़ मैंने जो सीनियर से भी बात करी और जो मैंने भी ऑब्जर्व करी कि डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इन 2 टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, और आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करें सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करें। क्योंकि बाद के लिए यदि आप उसको छोड़ दोगे तो वो ईजी आता है, बट आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप वो पूरा पैराग्राफ पढ़कर सही ऑप्शन मार्क कर सको। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अटेम्प्ट करना है, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, और क्वांट्स का आप अपने एंड से तैयारी करो। कुछ लोग कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या उसको अलग से प्रैक्टिस करना चाहिए? कर सकते हैं सर, ऐसे कर सकते हैं कि कैट के जो रिसोर्सेज कई बार अवेलेबल होते हैं, यदि आपका कोई फ्रेंड कैट की तैयारी कर रहा हो तो आप उनसे ले सकते हो, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का लेवल एक ईजी आता है, 2 आते हैं, एक ईजी आता है, एक मीडियम आता है। तो ईजी वाला तो आपसे बन जाएगा। ईजी वाले में तो स्ट्रेट अवे जो पैराग्राफ में वही का वही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आते हैं उसके। और मीडियम वाला जो है उसके लिए आपको थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मीडियम से हार्ड। एंड इतना ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो जब आपका दिमाग सबसे शार्प चल रहा हो, तो आप उस चीज़ को कर लोगे। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, वो अच्छे लेवल का आता है। एंड क्वांट्स वेरिएबल है, एसेट सर। ट्रिपल IIT हैदराबाद के पेपर्स हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। जी सर। सैंपल पेपर जो गेटेड जील प्रोवाइड करता है आपको, 2 सैंपल पेपर्स, उसको आपने दिए थे, प्रैक्टिस करी थी उनकी? नहीं सर, मैंने आप उसको नहीं दे पाए? ठीक है। उसके बाद फिर आपने प्रिपरेशन करी, रिजल्ट फाइनली आया, और आपका सिलेक्शन जैसे हुआ उसमें, तो आपका उसके बाद फिर मतलब आपने डिसाइड कर लिया था कि दैट आई हैव टू गो, मतलब मुझे यहाँ पर ट्रिपल IIT हैदराबाद जाना है। सबसे पहले आपने किसको बताया, क्या आपका एक मोटिवेशन था, कैसे आपने उसको फील करा? सर एक्चुअली मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, 2 सेक्शंस, एंड एप्टीट्यूड अनप्रिडिक्टेबल आया इस बार। लास्ट टू लास्ट ईयर प्रिडिक्टेबल था फिर भी वो। तो एप्टीट्यूड में मेरे 40 में से 24 क्वेश्चन हुए थे मात्र। ठीक है। और आपको दोनों पेपर सीक्वेंशियली देने होते हैं, पहले एप्टीट्यूड खत्म होगा तभी आप टेक्निकल पर जा सकते हो। तो अब बुरा लगा, बट जो मैंने कहा ना कि जाप किया और मेडिटेशन और खुद का कामनेस मैंने खोई नहीं पेपर में। तो टेक्निकल में मैंने 50 में से 41 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है। तो मुझे ये लग रहा था कि आपको लगा कि हाँ थोड़ा आपने जंग जीत ली है 50 में। हाँ, तब वैसा लगा। एंड मुझे ये चीज़ बार बार अखर रही थी कि मेरा कहीं 0.25 या 0.5 से ना रह जाए, क्योंकि एप्टीट्यूड मेरा काफ़ी बिगड़ गया था, टेक्निकल काफ़ी डिसेंट गया था। एक और चीज़ सर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है, तो यदि किसी ने जेईई की तैयारी अच्छे से करके रखी है तो उसको उसका फ़ायदा मिलेगा, और मुझे उस चीज़ का फ़ायदा मिला वहाँ पे। तो 10 क्वेश्चन आते हैं उसके अलग से, 40 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, 40 टेक्निकल, 10 क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो टेक्निकल के सेक्शन में रहता है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बेसिक जो कैलकुलस के रहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो थोड़ा आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। आपने जेईई के टाइम पढ़ा है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सिलेबस देख के। तो मेरे उसमें 10 में से 9 हो गए थे, एंड टेक्निकल स्मूथ गया था, काफ़ी स्मूथ गया था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बनते ही नहीं, तो मैंने फालतू का रिस्क भी नहीं लिया था। एंड मेरे 65 करे थे मैंने अटेम्प्ट, और 13 गलत गए थे मेरे। एंड 13 में से मेरे को ये लग रहा था कि मैं 12 गलत का मार्जिन लेके चल रहा था। जब 13 गलत हुए एंड मेरी 2 सिली मिस्टेक हुई थी आई गेस सर, तो मेरे को इतनी अखर रही थी, क्योंकि एक इसमें +1 और -0.25 रहता है,
एक सिली मिस्टेक ने मेरे -1.25 कर दिए, ओके, तो मेरे 48.75 आए, कट ऑफ 43 था। कट ऑफ से ज़्यादा आने पर भी आपका सिक्योर नहीं है, सिक्योर नहीं कि आपका हो जाए, हाँ। फाइनल नहीं रहता। तो मेरा 48.75 था, 5.75 ज़्यादा, एंड लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो 6.25 ज़्यादा पे मिलता था। तो मुझे लगा मैं 0.5 से रह गया, जो आप नहीं चाह रहे थे। हाँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि 1.25 यदि मैं एक सिली मिस्टेक कम करता तो मेरे 50 मार्क्स होते, ओके, तो मिल जाता है। एंड कंपटीशन इतना रहता है इसमें कि 90 मार्क्स के पेपर में हाईएस्ट है 62 या 63 गए, एंड जिसके 55 है उसके ऑल इंडिया रैंक 37 है, ओके, एंड मेरे 49 ऑलमोस्ट 48.75 पे 159 है, तो बहुत टाइट कंपटीशन रहता है एक 0.25 मार्क्स तक के लिए। तो सिली मिस्टेक्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अब हो गई थी। तो मुझे लगा कि, एंड जो भी मैं प्रेडिक्ट कर रहा था सब कुछ वैसा हो रहा था कि मैंने सोचा कि यार मैं शायद 0.5 पीछे रह जाऊँ, और मेरी रैंक 150 से 160 के बीच में है, उतनी आई। लास्ट ईयर की क्लोजिंग 151 थी, तो मुझे लगा इस बार मिलेगा नहीं। तो मैं यहाँ एक हफ्ते पहले आके मैंने साइलेंटली सोचा चलो ठीक है, जो भगवान की मर्जी, हो सकता है वो मेरे लिए कुछ आगे बड़ा देख रहे हो। तो मैंने उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, मैंने जॉब कंटिन्यू रखा, ना किसी को कोसा, ना भगवान को कोसा, ना खुद को कोसा। हो जाता है जल्दी। कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम जो तैयारी करके चलते हैं, जो सोच के चलते हैं, बट वैसा हो नहीं पाता। बिल्कुल। तो एडवर्स कंडीशन को भी अपनाना बहुत जरूरी है, उसके हाथ लेकर के आगे आप एफर्ट्स मारो तो आप एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, आप कंटेंट रहोगे जो आपको मिला है। एंड बुरा भी होगा ना तो आपका सेल्फ बिलीफ नहीं टूटेगा। जैसे मुझे पता था कि मेरी वर्थ 4135 AIR वाली नहीं है, मैं जानता था मेरी वर्थ अंडर 300 वाली है, करेक्ट, बट उस पॉइंट पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए। इवन एग्जाम से एक महीने पहले आशीष सर से मिला था, उन्होंने बोला अंडर 150 ला सकते हो तुम। बिल्कुल, एंड पेपर से पहले जब मॉक्स का रिजल्ट मैम को बताया तो मैम भी कॉन्फिडेंट थी कि बहुत अच्छा होगा। एंड मैंने तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं 1000 के पार जाऊंगा, एंड 4135 तो शौक था, बट मुझे मेरे एफर्ट्स पे भरोसा था। एंड सर 2 महीने के एफर्ट्स नहीं, वो साल भर के जो तैयारी के एफर्ट्स थे, वो टेक्निकल में मेरे को वहाँ पे ऑफ करे। आप ये सोच रहे कि सिर्फ गेट ट्रिपल IIT हैदराबाद की तैयारी करी 2 महीने में, नहीं, ये पूरे साल भर के एफर्ट जो थे गेट के लिए, डेडिकेटेड एफर्ट्स, उनको वो एफर्ट्स ने यहाँ पर हमें की मदद करी और ट्रिपल IIT हैदराबाद को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। बिल्कुल, वन बैड डे डजंट डिफाइन यू। यदि आपने साल भर मेहनत करी तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह होगा। तो आप जनरली क्या आगे क्या करना चाहते हैं, आगे किस फील्ड में, और आगे किस पर्टिकुलर टेक्निकली आगे किस फील्ड में? मुझे सर AIML में इंटरेस्ट है, तो मैं उसमें जाना चाहता हूँ आगे। एंड वो आप जो रिएक्शन का पूछ रहे थे, तो मैंने साइलेंटली गेट 2026 के लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने यहाँ के झील में स्टार्ट करी, एंड मेरा अभी भी IIT मद्रास का वॉलपेपर लगा लिया। एंड मैं सोच रहा हूँ, और यहाँ के टेस्ट भी दिए सर, मैंने 3 टेस्ट दिए, तो एक में रैंक 1 आई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में फर्स्ट टेस्ट में, एंड बाकी एक में 10 आई थी, एक में 16, अच्छे मार्क्स आ रहे थे। एंड एकदम से शौक पे मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया मेरे दोस्त का, उसने पूछा तेरा हुआ? मैंने बोला ये कैसी बात कर रहा है, चेक करता हूँ। एंड टू माई सरप्राइज, वो कहते हैं ना सर गॉड्स प्लान, तो 188 क्लोजिंग चला गया। मुझे लगा था 159 में मैं मिस कर जाऊंगा, राउंड 2 में ही 188 गया, एंड अभी राउंड 3 बाकी है। आपका राउंड 2 में ही हो गया, एंड एक राउंड अभी भी बाकी है। तो वो एक होता है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स मारो, रिजल्ट भगवान पे छोड़ दो, एंड वो बेस्ट ही चाहिए। बिल्कुल सर। आई होप कि इस सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट को गाइडेंस मिला होगा। जैसे मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताई, किस पार्ट में किस टाइप से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या रैंक तक मिल जाता है स्टूडेंट को, और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, अर्ली पढ़ाई करने का, पहले से पढ़ के रखने का क्या बेनिफिट्स हैं। दैट वाज अ वेरी नाइस सेशन हमें। बिल्कुल सर, मैं 5-6 पॉइंट्स में समराइज कुछ करना चाहता हूं। समराइजेशन में हमें वो करता हूं कि आप समराइज करें प्रिपरेशन को गाइडेंस की तरफ। जी, तो मैं 5-6 पॉइंट्स बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो गलतियाँ मैंने करी और जो मैं अभी इस साल ड्रॉप लेकर भी तैयारी जो करने वाला था, जो मैं अभी हॉल्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे मिल गया, तो मैं इस बार वो रिपीट नहीं करी सर, एक हफ्ते में नहीं करी। पहली चीज़ तो ये कि आपको कम नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप ये सोचो कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, आप इंटेलिजेंट हो, तो आपको ये भी सोचना है काफ़ी ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो 7-7, 8-8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो आपकी रैंक अपने आप पीछे होगी। यू गिव योर बेस्ट एवरी डे, एंड आप हर एक सब्जेक्ट को प्लान करो कि मुझे इतने टाइम में ख़त्म करना है, एंड कोशिश करो 2 से 3 दिन पहले ही उसके ख़त्म कर दो। सेकेंड चीज़ ये कि 1 महीने या 2 महीने में कोई जादू नहीं होता है, आपके साल भर के एफर्ट्स रहते हैं। एंड यदि आपका एक एग्ज़ाम में अच्छा नहीं हुआ तो हिम्मत नहीं हारनी है, खुद पे बिलीफ रखना है। बिकॉज मैंने ऐसा देखा है सर, काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी 1000 या 500 के बीच की रैंक है, बट ट्रिपल IIT हैदराबाद में नहीं हुआ उनका। ओके, तो खुद पे बिलीफ रखना है आपको कि मैं कर सकता हूँ, गिव अप नहीं करना है, स्कार्स के बाद भी चलना है। एंड सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिटेशन करो, आप यदि थोड़ी फिजिकल ट्रेनिंग कर सकते हो तो वो भी करो, क्योंकि आपका माइंड
आपको पता भी नहीं रहता है कि इन चीज़ों के कारण आपका फिजिकली भी लॉस हो रहा है। करेक्ट। अच्छा खाना लो, एक्सरसाइज करो, वो चीज़ें मैं अभी 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे उसके बेनिफिट दिख रहे हैं। एंड इस सब के बाद में इन दी एंड यही कहूँगा, मैं टीचर्स के कांटेक्ट में रहो, टच में रहो, पूरी प्रोसेस को फॉलो रखो, बिकॉज वन डे डजंट डिफाइन यू। हो सकता है आपका रैंक आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार ना आए, बट खुद को एफर्ट्स के बेसिस पे मेजर करना है, रिजल्ट्स के बेसिस पे नहीं। वेरी नाइस। तो ये बस समराइज करना चाहता था। वेरी नाइस समराइजेशन। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आई होप कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। थैंक यू अमय फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। थैंक यू सर, इट्स प्राउड मोमेंट सिटिंग हियर। तो थैंक यू सो मच।